स्वागत है आपका हमारे अपने एनसीईआरटी लर्निंग सीरीज़ में। मैं आपको नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो याद करा रहा हूँ। मिंटू से चेन बनाकर याद करेंगे। जैसे मान लो ये वॉल्यूम वर्ड आ गया तो वॉल्यूम की कम से कम 4 इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और आपको वो याद हो जाए। टेम्परेचर वर्ड आ गया, टेम्परेचर के बारे में फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट या टेम्परेचर को कैसे कैसे पूछा जाता है, कहीं टेम्परेचर राइज करते हैं तो प्रेशर में फ़र्क पड़ता है। ये कई सारी चीज़ें मैं जोड़ जोड़ के आपको याद करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब 4-5 बार लगातार नाम लूँगा और आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको 8-10 वीडियो देखने के बाद एहसास होगा कि आपके पास टेम्परेचर के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और मैं आपको याद कराता रहता हूँ तो वो आपको आसान होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप आई होप देख चुके हैं और आपको आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो फिर मैं आपको टिक लगा के उसके बारे में याद कराता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो किस पे फ़र्क पड़ेगा इन चारों में से। पहले ये बताइए सर, ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी हैं और ये आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हैं। तो ये इन तीनों का बहुत तरह का, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी है। मतलब आपकी क्लास 11th की जो वॉल्यूम 2 बुक है उसमें ये हैं, चैप्टर 11, 12, 13। क्लियर? तो देखते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो मतलब एक कंटेनर है, उस कंटेनर में वॉल्यूम फिक्स है, यानी पार्टिकल ना बढ़ने वाले हैं ना घटने वाले हैं। ठीक है, तो उस कंटेनर को हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। जब आप टेम्परेचर राइज करोगे 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज हीट, है ना। एवरेज हीट है टेम्परेचर। तो हीट का मतलब क्या है? एनर्जी। और एनर्जी दोगे तो मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे पर यूनिट टाइम। तो मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा, कोलिजन का मतलब होता है टकराना। वो याद है फॉर्मूला? I = ANEVD, कोलिजन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, चैप्टर 3। तो अब ये थोड़ा सा अंदाज़ा पड़ा होगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। मैं जोड़ना चाह रहा हूँ और पढ़ाना चाह रहा हूँ। मिल मिल के आपको सारा याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो इससे जुड़ने वाले फार्मूले याद करते हैं। पहले फार्मूला, एक मिनट रुको। पहला फार्मूला बताइए मुझे कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ है ना। चलो शुरू करते हैं। ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो आप एक एक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कौन कौन से लॉ हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो है बॉयल्स लॉ। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो है चार्ल्स लॉ। ध्यान रखना, नहीं तो परेशान हो जाए बाद में। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो है गे-लुसाक लॉ। तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा याद हो गया है। इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, बॉयल्स लॉ को कुछ ऐसे लिखते हैं, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, तो P1/P2 = V2/V1। या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसको, P1V1 = P2V2। ये है आपका बॉयल्स लॉ। आगे याद कराता हूँ दूसरा वाला, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये है थर्ड वाला, प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मैं इसमें थोड़ा सा स्क्रीन सही कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया आपको। दूसरा वाला मैं आपको बनाऊँ, दूसरा वाला मैं आपको बताता हूँ कि ये तो पहला याद हो गया, P1V1 = P2V2। दूसरा वाला ये रहा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है प्रेशर नहीं है तो क्या बचे? दो, एक बचा वॉल्यूम, एक बचा टेम्परेचर। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा? वापस से कंटेनर में जाएं तो हर एक मॉलिक्यूल को लगातार एनर्जी देगा और एनर्जी लेकर वो दूर दूर भागेंगे। एज ए रिज़ल्ट वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
क्लियर। लास्ट वाला है गेलू-साक्स लॉ, 3 में से वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। वापस से आते हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो बढ़ने नहीं वाले, तो मॉलिक्यूल्स को आप काइनेटिक एनर्जी दोगे इन द फॉर्म ऑफ हीट मीन टू से टेम्परेचर, तो वो दीवार पर प्रेशर लगाएंगे, तो इसलिए प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। गैस के फॉर्म में प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो वी स्क्वायर, ये VRMS है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास आई थिंक 5 इन्फॉर्मेशन हो गई क्या, 5 से ज़्यादा हो गई होंगी यार। चलो दूसरा क्वेश्चन। अब ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का थर्मोडायनेमिक्स में क्या रोल है, और यहाँ पर ये तीनों लॉ करने के बाद आपको कैसा लगा, आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हो, तो कमेंट ज़रूर करना और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। थोड़ा सा कम कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो ऑप्शन है इनसे कुछ सीख सकते हैं हम, इनसे कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1 कि कोलिजन विल नॉट चेंज, कोलिजन चेंज नहीं होना चाहता, लगातार जो पहले से चल रहे हैं वही होते रहें, तो उनकी आप ना तो एनर्जी लो और ना ही एनर्जी दो, तो इस केस में जो कोलिजन हो रहा था वो होता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आप टेम्परेचर में चेंज ना करें तो कोलिजन में चेंज नहीं होगा। हाल फिलहाल ये मान सकते हैं। प्रेशर वॉल्यूम का अपना फंडा है, वो बाद में। कोलिजन विल बी इन स्ट्रेट लाइन, कोलिजन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो इसको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक वर्ड है, चलो वो आगे आएगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। दूसरा वाला ये इसका आंसर है। कोलिजन ऑन वॉल्स लेस हो जाता है, तो दीवार की किसी भी कंटेनर की वॉल पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसे बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको शुद्ध भाषा में मैं प्रेशर बोलता हूँ। तो प्रेशर अगर कोलिजन कम तो प्रेशर भी कम। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा वाला है। तो आपने सीखा चार्ल्स लॉ, आपने सीखा बॉयल्स लॉ, आपने ये सीखा कि प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स क्यों कम ज़्यादा हो रहे हैं। इन पर न्यूमेरिकल भी कुछ ऐसे ही आने वाले हैं, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये 2013 में आया है। ऐसे करके आपको कई सारे क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला ये रहा, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, और क्या कह रहा है, मिनट को, हाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। वापस से प्रेशर कांस्टेंट है, तो भाई क्या बचा सर, वॉल्यूम बचा, टेम्परेचर बटा। वेरी गुड। वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय द CP एंड CV। एक वर्ड है CP, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों मिलके एक फार्मूला बनाते हैं, CV माइनस CP इक्वल टू R। दिस इज कॉल्ड मेयर्स फार्मूला फॉर गैसेस। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको शुद्ध भाषा में होता क्या है। ये आपके नंबर 1 इन्फॉर्मेशन, ये आपकी नंबर 2, और इसको न्यूमेरिकल करेंगे कैसे, उसके बाद करने के पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि ये हुआ कैसे, ठीक है। आप ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है हम करते हैं। आपके को क्या क्या दिया है, आपसे पूछा है गामा दिया है। गामा क्या होता है, दोनों हीट का रेशियो। सर हीट क्या होती है आप तो ये बता दो, न्यूमेरिकल तो होता रहेगा। इस न्यूमेरिकल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हम इस न्यूमेरिकल को जल्दी से जल्दी कैसे करें। देखो ये जो है ना गामा, ये 2 स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो है, और यही आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा, आपको अलग अलग वैल्यूज़ में मिलेगा, वो आपको अगेन एंड अगेन यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं मेयर फार्मूला यूज़ करूं तो वहाँ पर R भी है, CP भी है, CP भी है। इस चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन में R है और एक लास्ट वाले में गामा है। देखते हैं यही है। अब ये बोल रहा है कि गामा इक्वल टू CP माइनस CB, R इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो CB के इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने जो फार्मूला लिखा गामा, उसमें लिखा CP अपॉन CV। अगर मैं CP की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे आसानी होगी, क्योंकि CB इक्वल टू पूछा है। तो गामा की वैल्यू क्या, CP की वैल्यू क्या है सर, CP की वैल्यू है R प्लस CV। क्या है, R प्लस CV। और अगर मैं इसको और अच्छे से कर लूँ तो मैं कहूँगा कि गामा इक्वल टू CV यानी CP। तो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों ही केस में हमको जीतना है। तो CP इक्वल टू क्या पुट कर दूँ बच्चों इसमें, CP इक्वल टू सर आप पुट कर दो गामा CV माइनस CV इक्वल टू R। वेरी गुड। CV ले लिया कॉमन,
गामा माइनस वन इक्वल टू आर, सी वी ये रहा आर अपॉन गामा माइनस वन, ये रहा आपका आंसर, आंसर नंबर बी। ठीक है, अब पलट पलट कर लेना यार। अब इसके आगे देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इससे, क्या ये वर्ड है, क्या होता है आर, इसकी वैल्यू क्या होती है और कहाँ से ये आए। सबसे पहले अगर इससे रिलेटेड मैं आपको 5 फार्मूले याद कराऊं तो सर CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये करता क्या है, एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा बच्चों। अगर आप जुड़े हो और आप लगातार मेरे साथ देख रहे हो लगातार वीडियो, तो आपके 8 से 10 वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने कुछ याद किया है। चलो तो शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट आप बताओ। स्पेसिफिक हीट होती है सर कि वो हीट जो अरे राम, वो हीट जो टेम्परेचर को राइज करने पर चेंज कर दे स्टेट, मतलब टेम्परेचर T1 से हो गया T2, तो जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो चेंज हो गई। स्टेट जैसे लिक्विड से वेपर हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, स्टेट चेंज है और टेम्परेचर राइज करने पर उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में आप सॉलिड का लिक्विड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सॉलिड का लिक्विड, और लिक्विड का क्या कर सकते हो, वेपर, सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट को जानकर। फॉर्मूला होता है, Q सिंबल है हीट का, M है मास और L है लेटेंट हीट का सिंबल। नंबर 1। दूसरी हीट होती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट में आपसे क्या पूछा जाएगा कि CP और CV कहाँ से आ गए। अरे यार इसमें डिलीट करने का बड़ा दिक्कत है, इसमें यही करना पड़ता है बार बार। CP और CV, तो पहले आप हीट तो जान लो। मतलब मैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, बिल्कुल करेगा। फॉर्मूला है डेल Q इक्वल टू MC डेल T। जो C है ये स्पेसिफिक हीट है। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो मैं कहूँगा MCP डेल T, और अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो मैं कहूँगा MCV डेल T। 1 2 3 और पहले का 4 5 नंबर CP और CV का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला में आपसे पूछा जाएगा कि CP ही पॉजिटिव क्यों है, या वाई CP इज़ ग्रेटर देन CV। तो आप कहोगे सर कि अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो वर्क डन नहीं होगा। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल यू पी डेल वी। अब आपको पता है कि आपने हीट दी और पूरी हीट इंटरनल एनर्जी में चली गई। मान लीजिए आपने 100 हीट दी, 100 जूल, और 100 जूल चले गए, तो क्या वर्क डन हुआ, नहीं हुआ। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन होता है 0। और वापस से आपने फिर 120 जूल एनर्जी दी, 100 तो इसने ले ली और 20 का वर्क करा लिया। तो प्रेशर में, कांस्टेंट प्रेशर में वर्क कुछ ना कुछ होता है, इसलिए हीट बड़ी हो गई 120, इसलिए स्पेसिफिक हीट बड़ा है। ओहो हो, ये अलग है। हाँ, स्पेसिफिक हीट इज ग्रेटर देन, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन CB। आ गया समझ में। 6 पॉइंट्स आपको याद कराए मैंने, और आगे देखते हैं कि आगे जोड़ जोड़कर मैं कितना याद आपको करा पा रहा हूँ। क्लियर, चलिए। अच्छा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्या ज़रूरत है इसको रेस करने का। ये रहा पॉली एटॉमिक गैस। बच्चों को पता है क्या पूछा है सर, ये पूछा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो। क्या बता दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, वो भी मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वो भी पॉली एटॉमिक गैस के लिए। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है F/2RT। एक्चुअली ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को कहें तो आप इसे इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो। और अगर मैं सिंपली इंटरनल लिख दूँ तो F/2R। तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब क्या होता है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम का, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि वापस से आपने गैस को बंद किया। सर ये पूरा गैस पर ही है क्या, देखो
गैस मॉलिक्यूल, टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल प्रॉपर्टी, इन सब पर है। जैसे ही आपने किसी गैस को बंद किया और आप उसको एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ भागेंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स हम लीनियर ले लें, या तो वो एक्स पे जाएंगे या वाई पे जाएंगे या जेड पे जाएंगे। तो इसका जो फ्रीडम है घूमने का, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर सिंगल एटम है तो, और अगर डाई एटॉमिक होता है तो उसका होता है 5, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा। अगर मैं बात करूं O2 की, बात करूं H2 की, तो ये मॉलिक्यूल है ना दोनों, पहले तो ये एक्स पे जा सकते हैं, वाई पे जा सकते हैं या जेड पे जा सकते हैं। टेम्परेचर देने के बाद वो कहीं भी जा सकते हैं। तो उस केस में 3 तो होगा उनके ट्रांसलेशनल। उसके बाद अगर एक्स पे हैं तो या तो रोटेशनल होगा एक्स वाई के रेस्पेक्ट में या जेड के रेस्पेक्ट में। तो 2 ये हो गए। तो ये हो गए आपके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक गैसेस। तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतना यहाँ पर आ जाएगा। पॉली एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? n। तो फॉर्मूला हो गया NKBT/2। ये रहा, क्योंकि हर एक फॉर्मूले हर एक के लिए हाफ KBT होता है। ये RT से KBT कैसे आया मैं बताऊंगा आपको। क्लियर, समझ में आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया। चलिए मैं आपको और ज़्यादा याद करा देता हूँ, इससे जोड़ के 4 पॉइंट याद करा देता हूँ। मेरे बच्चों को डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया। न्यूमेरिकल तो करना ही करना है, MCQ तो करना ही करना है, और उसके साथ हमने कितना एक्सरे किया, हम एक्सरे कर पा रहे हैं। सबसे पहले सर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया समझ में। फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3K-N। K है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने एटम हैं। मोनो एटॉमिक में 6 हैं, मोनो एटॉमिक में 1 होता है, डाई एटॉमिक में 2 होते हैं। और n है उनके बीच का रिलेशन। क्या है उनके बीच का रिलेशन? जैसे मैं अगर आपके एग्जांपल में मोनो एटॉमिक लूँ तो एक एटम ले लूँ, तो सर एक एटम है तो एक तो जीरा, उसका रिलेशन किसी और से खुद से क्या है? 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 3। अगर मैं ले लूँ 2 n की जगह, तो k, 2 तो एटम होगा, रिलेशन कितना है? 1 का। कैसे? देखो, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, 2 तो हो गया एटम और 1 जी हो गया रिलेशन। तो कितना आंसर आ गया? 5। ऐसे करके ट्राई एटॉमिक के लिए, 3 और रिलेशन कितना है उनमें? 3। कैसे सर? अगर वो नॉन लीनियर हैं तो 1, 2 और 3, रिलेशन कितना है? 1, 2 और 3। तो रिलेशन कितना हो गया? 3। एटम कितने हैं? 3। तो ये आ गया 6 नॉन लीनियर के लिए। और लीनियर वाले केस में, 1 और ये 2। तो हम दोबारा करें तो 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 रिलेशन हो गए, 9, 7। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए 3, डाई के लिए 5, ट्राई विथ नॉन लीनियर के लिए 6 और लीनियर के लिए 7। आया कुछ समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको 5 पॉइंट करवा पाए कि नहीं। हाँ, मैंने पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया, डिग्री ऑफ फ्रीडम के पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक बताए, उसके बाद मैंने फार्मूला बताया। तो आपके 5 पॉइंट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज नहीं करना मुझे, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट, वापस से वही आ गया। इसको आगे करेंगे बाद में। ये वाला भी जूल वाला, चलो इसी को कर लेते हैं, फिर ऐसे नहीं छोड़ते, नहीं तो आपको फिर रिदम टूट जाएगी। चलो, ये बोल रहे हैं कि CP/CV इक्वल टू होता है गामा। हम जानते हैं सर, हम ये भी जानते हैं कि गामा होता है टू स्पेसिफिक रेशियो का। उसने बोला है डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जानते हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे? मैं इसको CP-CV इक्वल टू R। वेरी गुड। अब आप खुद सोचिए कि CP और CV दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, R का रिलेशन बना लेता हूँ। CP और CV की वैल्यू अलग अलग निकाल लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो CP/CV, और दोनों को पुट करूँगा इसमें, CP में CV में, और रेशियो बन जाएगा। करें कोशिश? चलो ठीक है, करते हैं। सबसे पहले आपने लिया, क्या लिया? मैंने एक काम किया, मैंने ये कहा कि CV की वैल्यू बताओ आप।
Cp की वैल्यू है Cv प्लस आर। अच्छा जी, और अगर मैं पुट कर दूं Cv की वैल्यू तो मैं कहूँगा कि Cv प्लस आर। तो बच्चों Cv और R, तो मतलब मैं अगर Cv के बारे में कहूँ तो F/2 R ये होता है इंटरनल एनर्जी, और अगर मैं Cp के लिए करूँ तो Cp इक्वल टू F/2 R प्लस आर। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। आप Cp और Cv की वैल्यू पुट कर दो, Cp और Cv की वैल्यू पुट कर दो। F/2 प्लस 1, आर ले लूँ मैं कॉमन, आर ले लिया कॉमन, उसके बाद F/2 आर से चला गया आर, ये Cv की वैल्यू है, ये Cp की वैल्यू है, इससे चला गया ये, मतलब मैं अगर इसको सेपरेटली लिखूँगा तो कुछ ऐसा आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? और इसको जोड़ूँ मैं अगर 5 फॉर्मूले से, अपनी 5 चेन से जो आपके बहुत काम की है, तो वो कुछ ऐसी है कि उसमें हम पहले गामा देखेंगे। सर गामा देख लीजिए। आप ये बताइए सर ये गामा का रोल क्या है। ये एक्चुअली आपसे ये पूछेंगे कि जो मोनो एटॉमिक गैस हैं, मोनो एटॉमिक गैस, उनका गामा बता दो आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करने पड़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है F/2 kBT। एक्चुअली ये एनर्जी होती है जिसको हम एनर्जी कहते हैं बार बार। अब kb की जगह हम पुट कर लें, एक मिनट को। क्लियर? तो हम एक काम करते हैं, मोनो एटॉमिक जिसका होता है 3/2 kBT, एक होता है डाई एटॉमिक 5/2 kBT, एक होता है ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में 7 अगर लीनियर नहीं है तो, और लीनियर हैं अगर तो कितना होता है 6। क्लियर? ये के बी क्या है सर, वोल्टेज मेन कांस्टेंट है। एक्चुअली ये के बी की जगह मैं R/NA पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ RT भी पुट कर सकते हैं KBT की जगह। ठीक है, आगे बताते हैं। चलिए, ये बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ गैस ने कुछ काम किया है, कुछ वर्क डन हुआ है, आपको पता करना है कि वर्क डन कैसे हुआ। सर वर्क डन का फॉर्मूला बता दो पहले मुझे। ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये मतलब इसका कि हीट दी, इंटरनल एनर्जी ने यूज़ की, और अपना यूज़ करने के बाद फिर बची हुई हीट से वर्क डन किया। वर्क डन यहाँ प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में होगा, जिसे मैं बार बार ऐसे कह देता हूँ P डेल V। क्लियर है? क्या कह देता हूँ इसे, P डेल V। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है, क्योंकि ये गैस कौन सी है, डायटोमिक, मतलब ये कहना चाहते हैं कि डायटोमिक गैस अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम A टू B। आप निकालो इंटरनल एनर्जी। क्या निकालो, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डायटोमिक गैसेस के लिए 3/2 kBT कह दो या RT कह दो। अब ये बताओ मुझे कि 5 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम RT की जगह पे मैं P1 P2 V2 माइनस P1 V1 ले आता हूँ। RT याद है, PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू RT। PV क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, इनके टर्म्स में लेके आया। तो फाइनल फार्मूला क्या बना, PV इक्वल टू NRT। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हमारा आंसर सही आ रहा है। तो सर कहानी क्या अटकेंगे काम, आप अटकोगे आइडेंटिफिकेशन करने में। एक एक वर्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उस एक एक वर्ड की प्रैक्टिस यहाँ हो रही है, एक एक वर्ड की। डायटोमिक, मोनो एटोमिक, ट्राई एटोमिक, तो वो लगातार आपके सामने आएंगे तो करना आसान होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 5 डायटोमिक गैसेस के लिए और P2 V2 माइनस P1 V1। P2 कितना है, P2 ये रहा 6, और P2 6 पे कितना है, ये रहा 4 पर, ये रहा 5, और ये रहा P1 और ये रहा P2। तो यानी P2 कितना है, P2 है सर 5, और किलो में है तो 10 पावर 3, और V2 कितना है, V2 है आपका
ये लो भाई, ये P1 हो गया, ये V1 हो गया, ये P2 हो गया, तो ये कितना हो गया, V2 हो गया, है ना। इसके साथ साथ जो साथ साथ चल रहे हैं वो ले लो आप। क्लियर। और ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 6, है ना। आगे 6 और मल्टीप्लाई 10 पावर 3, जितना जोड़ते जाओगे उतना याद होता चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2, 10 पावर 3 ले लो कॉमन, ये 5 20 और 12, 20 माइनस का 12 कितना हुआ 8, 5/2। भाई ये P1 V1 P2 V2 ये वाला P2 लेना चाहिए था, इसलिए माइनस आएगा इसमें, तो -8। मैंने क्या किया, इस ये पहला जो वॉल्यूम है ना ये V1 है, तो वॉल्यूम का ये रहा P1, और ये अगर V2 है तो ये रहा P2। क्लियर। तो अगर आंसर आ गया तो ये 5 4 जा 20 किलो जूल। क्लियर है। चलो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा पहले तो हमें फॉर्मूले याद करना है वर्क डन वाले, उसके बाद हमें याद करना है कि ये P1 V1 का रिलेशन कई सारे में क्या है। कम से कम मैं आपको 3 रिलेशन याद करवाता हूँ, कम से कम 3 वर्क डन। मैं अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में लेके चलूँ तो पहला है आइसोथर्मल वर्क डन। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो फॉर्मूला है वर्क डन का 2.303 nRT log V2/V1। अगर सिंपल कंडीशन है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर तीनों दिए हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये दूसरा और ये तीसरा। चौथा जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल, और वेलोसिटी वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, इसलिए ये आपस में कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रूट के। ठीक है, तो ज़्यादा मास होगा दौड़ नहीं पाएंगे, वो वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। इसमें और क्या मिलने को मिलेगा कि अगर सिस्टम ने वर्क डन किया है तो आप लोगे पॉजिटिव वर्क डन, सिस्टम पर वर्क डन हुआ है तो आप लोगे नेगेटिव वर्क डन। सर ये वर्क डन कहाँ से आ गया, ये ऐसे ही पैराग्राफ मिलेंगे आपको, ग्राफ मिलेगा। देखो आप ये बताओ कि अगर किसी सिस्टम के अंदर वॉल्यूम कम हो रहा है तो आप क्या समझते हो। वॉल्यूम कम हो रहा है सर, तो ऊपर से पिस्टन आ रहा है और वो दबाव डाल रहा है नीचे, तो यानी सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज होगा वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, और वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा यानी हम वर्क करेंगे काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर को देखकर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स भागेंगे, तो हम वर्क करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर ग्राफ पे उसे देखोगे आप तो ये रहा वॉल्यूम, ये रहा प्रेशर। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपने बताया ये लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन होता है पॉजिटिव। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन हम पर हुआ है तो हो गया नेगेटिव, यानी सिस्टम पर वर्क हुआ ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मतलब नेगेटिव, और बाय द सिस्टम यानी हमने किया तो पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस Cp-Cv ऑक्सीजन गैस Cp-Cv रिलेशन बताना है, इन दोनों का क्या रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है Cp-Cv का, एकमात्र फॉर्मूला है मेयर्स फार्मूला। और बताइए सर इसके अलावा आपको कौन से फार्मूले याद हैं। मैं अगर बात करूं तो Cp और Cv पे तो मैं बता चुका हूं कि Cp-Cv होता है, एक होता है गामा, बड़ा ही फेमस Cp/Cv। इसको कैसे करेंगे सर, देखो इसको आप करोगे Cp-Cv इक्वल टू R/m। हाइड्रोजन केस में एक होता है और Cp-Cv इक्वल टू R/m। ऑक्सीजन केस में होता है 16। जब आप कंपैरिजन कराओगे तो आपको दिखेगा कि RA/B ये पूरा हो गया A और ये पूरा हो गया B, तो R/1 और 16/R ये कट गए R,
तो ए की वैल्यू आ गई 16 बी। आंसर है आपका बी। बस हर किसी में बार बार वो क्या करना चाह रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है मोशन की, कि मैं मोशन कराऊंगा और इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। देखो मैं आपको अगर और कॉन्सेप्ट बताऊं, 5 कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी या थर्मल प्रॉपर्टी के। तो 5 कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी निकालना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा मोशन पर। और मोशन किसके? पार्टिकल के मोशन। और पार्टिकल जो सिस्टम का पार्टिकल है उसके, तो मतलब वेलोसिटी। इसलिए ये कहते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस हाफ रो बी स्क्वायर। तो वी मतलब वेलोसिटी। इसलिए ये कहते हैं इंटरनल एनर्जी की अगर बात करूं ऑफ द सिस्टम तो कहते हैं वी, या फिर कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के ई, तो हाफ एम वी स्क्वायर। और इसका कंपेरिजन कराते हैं 3/2 के बी टी से, या 3/2 आर टी। ये के बी टी और आर टी मतलब के बी इक्वल टू आर अपॉन एन होता है, तो आप ध्यान रखना आर अपॉन एन ए होता है फॉर्मूला। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या है, ये तो हम जानते हैं। ये है गैसेस के फॉर्म में बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। ये है पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑन द कंटेनर। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए नॉर्मली ये गैसेस के प्रेशर को P1 P2 P3 के फॉर्म में ऐड कर लेते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास 1 2 3 और 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट अगर मैं जोड़ूँ आपको, तो चलो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि अगर आपको पता है कि मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम, तो वेलोसिटी कम हो जाती है, मोटे आदमी दौड़ नहीं पाते। तो वही जहाँ पर है, वही यहाँ पर है सेम। आप कह सकते हो वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो किसी के साथ, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी अच्छी नहीं है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी अच्छी नहीं है। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर है? ये 3 हो गए, 5 और 3 8। आप देख लेना, नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं, बढ़ा लो टेम्परेचर 27 से 927 कर दिया। बताओ वी आर एम एस क्या है। सबसे पहले तो रिलेशन वही रूट मीन्स स्क्वायर। सर ये वी आर एम एस क्या आ रहा है बार बार? देखो 3 तरीके की मैक्सवेल है ना, मैक्सवेल हमारे, उन्होंने 3 तरह की स्पीड बताई थी। मैक्सवेल ने 3 तरह की स्पीड आई थी। नंबर 1 वी एवरेज, नंबर 2 वी आर एम एस रूट मीन्स स्क्वायर, यानी पहले सबका स्क्वायर करो, है ना, स्क्वायर। उसके बाद फिर आप सबका मीन करो, फिर आप उसका रूट करो। तो वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ऐसे करके। ये एन से है, मतलब आप सबके माइन करोगे ना तो ये एन से है। ठीक है, तो मैं बोलते बोलते थक गया यार, थोड़ा ब्रेक लेना दो, 1 मिनट रुको जरा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं टेम्परेचर का इसके साथ रिलेशन। तो टेम्परेचर का रिलेशन बनना है रूट टी। तो सीधी सी बात V2/V1 बराबर T2/T1, वो भी अंडर रूट के साथ। क्योंकि हमको पता है ऐसा यूनिट कहती है कि टेम्परेचर को आप बदलो केल्विन में। अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो 273 से ऐड कर लो, ये हो जाता है 300 केल्विन। ये कहाँ से आया? ये है कि आपको अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, जो कि जाना ही पड़ेगा, तो आप उसमें 273 केल्विन ऐड करोगे। और अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो आप -273 माइनस करोगे। क्लियर? ये बताऊंगा अभी मैं कंपैरिजन करके कि ऐसा ऐसा क्यों क्यों होता है। स्क्रीन छोटी रहती है तो ये नाटक अलग होते रहते हैं डिलीट करने के बार बार। पहले न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको 5 पॉइंट बताता हूँ मैं। न्यूमेरिकल कि सर V2/V1 रूट T2/T1। पहला टेम्परेचर T2 कितना है? 927। T2 927 प्लस 273 इक्वल टू 1200। तो 1200 केल्विन।
दूसरा है 27 डिग्री, तो 27 प्लस 273 केल्विन, मतलब 300 केल्विन। तो 300 ये रहा, केल्विन से केल्विन ख़त्म, ये से ये ख़त्म, आंसर आया 4 और 4 का आया √2, यानी V1 V2 का पहला हो जाएगा डबल। आ गया समझ में? डबल क्यों हुआ? सीधी सी बात है सर कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है। इसका ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप इनडायरेक्टली हीट दे रहे हो, हीट दोगे अगर आप इनडायरेक्टली तो आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका खुद का मोशन यानी वेलोसिटी बढ़ेगी। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स लगातार इधर उधर मूव करते रहते रैंडमली, वो एग्जिस्टिंग रूम टेम्परेचर की वजह से, यानी उनमें हमेशा मोशन रहता है। और एक बात और सुन लीजिए कि अगर मोशन नहीं रहता है तो मोशन नहीं रहता है तो टेम्परेचर नहीं है। तो सर कितना टेम्परेचर होगा उस वक्त? अगर आप सोचो कि मोशन स्टॉप हो गया, टोटल स्टॉप हो गया, तो उस वक्त जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर 1.0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर टेम्परेचर स्टॉप हो जाता है तो मोशन स्टॉप हो जाता है। और एक और सुन लो कि -273 पर वॉल्यूम डिसअपियर, यहाँ सारे के सारे मॉलिक्यूल गायब हो जाते हैं, इस टेम्परेचर पे कुछ नहीं दिखता है। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जो आने वाले क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से हैं कि मैं आपको और भी कराता रहूँगा ऐसे लगातार जोड़ जोड़ के। अभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे कमेंट लाइक करें, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश मैं करूँगा। थैंक यू बच्चों।